हेलो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस क्लास में हम गॉस थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे और गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से, वो सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमने पिछली क्लासेस तक गॉस थ्योरम क्या होती है ये समझा, उसका प्रूफ, एक्सप्लेनेशन, और पिछली क्लास में हमने समझा कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और गॉस लॉ भी कह सकते हैं आप, और ये स्पेलिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड U2 इलेक्ट्रिक फील्ड U2 होलो शेल। देखो बच्चों, यहां बहुत सारी बातें हैं। ऐसे सोचो कि एक हमारे पास शेल है, स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल है और थिन भी है ये। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। देखो बहुत ध्यान से समझना, मतलब थिन शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज, तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे है। भाई थिन होगी और मतलब होलो होगी तो चार्ज ऑब्वियसली सरफेस पे होगा, और चार्ज सरफेस पे है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी सिग्मा, और यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, अच्छा हमने इसे बोला होलो शेल। ठीक है, सारा चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। मैं इसी के साथ लिख रहा हूं कि अगर मेटेलिक शेल भी हो तो भी चलेगा। मेटेलिक शेल मतलब मेटेलिक सॉलिड स्फीयर भी होगा ना तो भी चलेगा। शेल तो खैर होगी, अगर मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है तो भी उसका फॉर्मूला हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, कैसे? यहां दोनों बातों को ध्यान देना है कि सॉलिड स्फीयर और शेल तो अलग अलग है ज्योमेट्री वाइज, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बातें एक है। कैसे? आपने सोचो, मान लो ये मेटल है। ठीक है, मेटल है और आपने इसके अंदर चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और मेटल के अंदर चार्ज मूव कर सकता है, हम ऐसे मानते हैं। तो चार्ज रिपेल करते 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 कहां जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, रिपेल करेगा। आपको लगेगा सर पॉजिटिव कहां चलता है? हाँ, नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो इसे न्यूट्रल कर देंगे, यहां पॉजिटिव, यहां से यहां यहां पॉजिटिव, ऐसे। तो चलते तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन चार्ज सारा सरफेस पे चला जाएगा। नेगेटिव रख दो, वो भी सरफेस पे चला जाएगा। तो इसका मतलब सारा चार्ज जब भी किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं सरफेस पे आ जाता है। और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम, और ये बात पता लगी कि इसका मतलब चाहे शेल होलो हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अगर मेटल का है तो फिर चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, लेकिन अगर नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, उस केस में होलो होना चाहिए मटेरियल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन है कि रेडियस आर का ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसके 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो, एक यहां पॉइंट लेते हैं, एक सरफेस पे और एक बाहर। अगर हम बिना गॉस थ्योरम के सोचे कि इसको कैसे कैलकुलेट करें तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। ये हमारे टाइम पे हम करते थे ऐसे, जब हमें गॉस थ्योरम का नहीं पता था। ऐसे इसमें रिंग लेंगे, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है आपने, और यहाँ पे उसका सुपरपोजिशन और इंटीग्रेशन करते थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब देखो कितने ईजी वे में आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। देखो बच्चों, हमें पहले एक पॉइंट दिया अंदर इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट इंटरनल पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, और इसको R लेस देन R, कैपिटल R। ठीक, और पॉइंट कौन सा लिया हमने? एट पॉइंट ए पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो बच्चों, उस पॉइंट पे क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या है उस दिन भी बताया था कि इसके सेंटर से जितनी डिस्टेंस R है, उस R को रेडियस मान के एक स्फीयर मान लें, एक सरफेस बनाना है, क्लोज सरफेस, और वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा वो सिमेट्रिकली? एक स्फीयर होगा ना वो। तो ये गॉसियन सरफेस है। क्या है ये? गॉसियन सरफेस। ठीक है, देखो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दे। चलो मान लेते हैं यहाँ छोटा सा एरिया ले लिया एक पॉइंट ए पे,
एरिया डी ए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्लियर है बच्चों? तो देखो जब आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, एरिया वेक्टर लिखोगे, तो गॉस थ्योरम जो होगी ई डॉट डी ए, ठीक है, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन होता है क्यू इन, चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। आप देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सोचो भैया। आप ऐसे लिखते हैं ना, छोटा सा एलिमेंट लिया और फिर ऐसे टोटल फ्लक्स आ जाएगा, तो चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर? सारा चार्ज सरफेस पे है, तो अंदर कितना चार्ज होगा? जीरो। भाई मान लो इस रूम की दीवारों पे चार्ज है और मैं यहाँ एक वॉल्यूम बनाऊं, तो उस वॉल्यूम में तो चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज तो दीवारों पे है। बिल्कुल यही बात, इसका मतलब एस क्यू इन इज जीरो, ठीक है। क्यू इन क्या है? जीरो। तो देखो ई डी ए इज जीरो, ठीक है। तो डी ए, अब देखो ई कितना आ जाएगा यहाँ से, जब ई डी ए जीरो है तो सरफेस एरिया तो जीरो नहीं होता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। यानी कि मेटल के अंदर किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो वहां पे मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस सिचुएशन में। यानी कि होलो शेल के अंदर या मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब देखो ये टू छूटा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, अब एक बच्चा कहता है सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और क्या सेंटर पे भी जीरो होगा? हाँ, हर जगह जीरो होगा, कहीं तक चले जाओ आप, ठीक है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जगह कम है हमारे पास, तो मैं इसको रब कर दूं थोड़ा सा, तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। और सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मेटल के अंदर, तो इसी पॉइंट को लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये पॉइंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? देखो इसका मतलब होता है कि जब भी कोई होलो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप उसे चार्ज देंगे तो चार्ज सारा सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं होगा। तो आपने सुना होगा जैसे लाइटनिंग हो रही है और आप गाड़ी में बैठे हैं, तो आपको गाड़ी के अंदर ही बैठा रहना चाहिए, वो सेफ है। अगर लाइट गिरती है तो मेटल तक ही रहेगी, सरफेस के अंदर तक इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कंसेप्ट पता लगा। अब दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, दैट इज आर ग्रेटर देन आर। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों। कहां? एट बी। बी पॉइंट ले लेते हैं कोई, जैसे हमें ये पॉइंट है यहाँ पे बी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे जितनी डिस्टेंस ली, स्मॉल आर, आर कहोगे सर आप तो आर तो वो थी, तो आर एक डिस्टेंस है सेंटर से जो हर जगह बदलेगी, वेरिएबल होगी, तो ये वेरिएबल डिस्टेंस है। हमने क्या काम किया, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, और यहां छोटा सा ऐसे एलिमेंट लिया डी ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है इसकी? आर। तो देखो क्या बनेगा ये, ई डी ए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये गॉसियन सरफेस बन गया बच्चों, ये भी गॉसियन सरफेस है। अब क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर सिग्मा हमें पता है, तो सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया, होता है ना। तो अगर मैं क्यू लिखना चाहूं तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखो अब एक बात सोचो, ये छोटा सा एलिमेंट है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? cos 0, है ना। और क्यू इन कितना होगा तो पता हो, ये स्फीयर है मान लो ए साइज का, आपने गॉसियन सरफेस बाहर बनाया तो पूरा स्फीयर उसके अंदर आ गया नहीं। तो ये जो स्फीयर है जिसपे चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा ई डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ गया। मुझे बताओ बच्चों, इस सरफेस पे छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लोगे,
उन सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बताओ? टोटल सरफेस में एरिया मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा भाई, आप यहाँ पे छोटे छोटे एरिया जोड़ो, टोटल स्फीयर को टोटल जोड़ दोगे एरिया, तो क्या कहते हैं उसको? टोटल सरफेस एरिया ना। कितना होगा वो? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा? ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपने देखा है पहले। यहाँ पे एक हैरत अंगेज बात पता लगेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर की वजह से है किसी पॉइंट पे, और ये कितना है? जितना एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। यानी कि कोई स्फीयर है और आप उससे बाहर एक पॉइंट ले रहे हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा कि अगर उस पूरे स्फीयर का चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते सेंटर पे उसके, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जितना उस स्फीयर से है। समझ में आया बात? तो इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि एक शेल है, ये शेल है यहाँ, ये वाली, और आपने पॉइंट यहाँ ले रखा है। ये शेल अपना रेडियस घटा ले या बढ़ा ले, ठीक है, बस इस तक ना आए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, बी पॉइंट नाम रखा था हमने इसका, बी पॉइंट तक ना आए, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके रेडियस से कोई लेना देना उसका नहीं है, ठीक है। तो ये मजेदार बात थी, ठीक है। अब अगर मैं इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखूं, तो E इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, लेकिन फिर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, और चार्ज कितना है बच्चों? ये सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू शेल एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अच्छा देखो, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी शेल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा और कम होता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार एक्सटर्नल पॉइंट पे बताओ, ठीक है, तो हमारे पास जगह कम है। अब मैं तीसरा पॉइंट एक्सटर्नल यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट सॉरी सरफेस पे, एट सरफेस, तो सरफेस पे अगर पॉइंट हो तो आप इसे पॉइंट को बी को लाते 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 सरफेस तक ले आओ, तो वहाँ स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो देखो, जैसे ही तुम इस वैल्यू में रखोगे, एट सरफेस है ये वैल्यू, ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या चलो इसकी बजाय इस पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसके टर्म में लिखना चाहते हो तो E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो ज़्यादातर जो किताबों में ये फॉर्मूला याद करना है आपको, इस टर्म में करना है, चार्ज के टर्म में, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों मेंशन करी थी हमने शुरू से ही? क्योंकि हमें समझना है कि यहाँ चार्ज सरफेस पे है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी समझाइए आपको। केवल चार्ज लिख रहे तो कुछ बच्चे सोचते हैं वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज है, तो चार्ज सरफेस पे लाई करता है, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बना। अगर हमें कहा जाए कि इसका वेरिएशन बताओ डिस्टेंस के साथ, तो देखो बच्चों, 3 फॉर्मूले हैं यहाँ, 3 वैल्यूज है, ठीक है। इंटरनल पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा शेल के अंदर, सरफेस पे कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस के साथ घटता जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और मेन वैल्यूज को रख रहा हूँ बस, ठीक है। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफ बनाया जाए E के साथ, पहले तो क्वेश्चन है कि हमने फाइंड क्या किया, थोड़ा मेमोराइज करते हैं, रिव्यू करते हैं अपने कंसेप्ट को। ये फाइंड क्या हुआ है, ये जो हमने किया है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जहां पे भी आप फाइंड कर रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर वहां यूनिट चार्ज आपने रख दिया तो उस यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखो, E और R के साथ सेंटर से डिस्टेंस, मतलब यहाँ, अब इसको भूल जाओ, ऐसे, ठीक है। हम एक पॉइंट, ये सेंटर है, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, 0, ठीक है। कहाँ तक? सरफेस तक। उसके बाद
ठीक है। डिस्टेंस बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और किसके साथ वेरी करेगा, ऐसे, ठीक है। आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए ऐसे दिखाया है। और यहाँ ये कंटिन्यूस नहीं बनाते, कुछ किताब वाले ऐसे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये गलत होता है, थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखा हमने, अंदर जीरो हर पॉइंट पे और बाहर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हमने ये शेल के लिए फाइंड किया, हमें ये समझ में आ गया कि अंदर जीरो और बाहर सरफेस पे मैक्सिमम है, और फिर डिस्टेंस के साथ घटता जाता है फील्ड, है ना। अगर ये शेल थी या मेटेलिक स्फीयर था जिसके सरफेस पे चार्ज था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं, अगर मतलब ये आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि चार्ज सरफेस पे है या अंदर भी है। अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल हो, तो उस केस में क्या होता है, कई बार चार्ज की मतलब क्वेश्चन देने वाले पे डिपेंड करता है, चार्ज उसने सरफेस पे फैला रखा है या वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है। क्योंकि अब जो अगला डेरिवेशन है वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, इसका मतलब इसमें जहां चार्ज रख दोगे वहां है, लेकिन चार्ज इसमें क्वेश्चन में बोला है कि बेटा चार्ज वॉल्यूम में फैला रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में है। तो देखो, जैसे ये स्फीयर है, ये हुआ क्या इसका, देखो बच्चों, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में ऐसे, ठीक है। पहले क्या था, चार्ज सरफेस पे था, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, रो, है ना। और अगर चार्ज का फॉर्मूला लिखे, चार्ज क्यू लिखे, तो रो इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, जिसके पूरे वॉल्यूम में फैलेगा चार्ज। क्लियर है बच्चों। तो यहां चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक। हमसे अब भी वही तीन बातें पूछ रहा है कि एक पॉइंट इंटरनल है, एक बाहर है, और एक सरफेस पे होगा। इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। क्या स्पेशल बात है इस क्वेश्चन में कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक है। अब देखो, इंटरनल पॉइंट, आर लेस देन आर, ठीक है, एट पॉइंट ए। देखो, हमें क्या फाइंड अप्लाई करना है यहाँ, गॉस थ्योरम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है। अच्छा सर, मेटल में हो सकता था, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो क्या कंडक्टिंग में हो सकता है ना। कंडक्टिंग में जब भी चार्ज होते हैं बाहर भाग के आ जाता है सरफेस पे, तो ये कंडक्टिंग के लिए नहीं हो सकता, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, ऐसे हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाया। अच्छा, स्कूल में अगर आप लिखने जा रहे हो तो स्कूल में आप ऐसे लिखेंगे, कंसीडर पॉइंट ए at distance small r from the center of a sphere, and we have drawn a Gaussian surface which is a sphere of radius r, and let dA is a small area element at point A, ठीक है, and E is the electric field there, ठीक। मतलब इस तरीके से कंसिडरेशन लिखना है, नहीं तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, गॉस थ्योरम लिखते हैं, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो, क्वेश्चन है, अगर मैं ई डी ए, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। अब क्वेश्चन है इसके अंदर चार्ज कितना होगा इस वॉल्यूम के, ठीक है। तो भाई क्यू इन कैलकुलेट करना है, तो यहां कैलकुलेट कर देते हैं। ये चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है ना, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो जब चार्ज यूनिफॉर्मली फैला होता है बच्चों, और हमें पर्टिकुलर वॉल्यूम में बता रखा है, तो इतने वॉल्यूम में बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड। तो चार्ज इनसाइड क्या होगा बच्चों, चार्ज इन 4/3 पाई आर क्यूब, कितना है, क्यू। और चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम दैट इज 1 मीटर क्यूब, कितना होगा,
Q बाय 4/3πr³। और चार्ज इन दिस वॉल्यूम जो गिवन है Q 4/3πr³ इंटू 4/3π स्मॉल r³। ठीक है, देखो ये कट जाएगा, तो Q इन आ गया यहाँ से। बताओ कितना चार्ज है इसके अंदर, Q बाय r³ इंटू स्मॉल r³। समझ में आया? ये यूनिटरी मेथड लगाया, जैसे 10 रुपए में 5 पेन आते हैं तो बताओ 6 रुपए में कितने आएंगे, ऐसे क्वेश्चन किया ना, वही है ये कि पूरे इस वॉल्यूम में चार्ज है Q, तो 1 मीटर में आया ये। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में, और 4/3πr³ में ये चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो E इंटीग्रेशन dA Q इन कितना होगा बच्चों, Q बाय r³ इंटू स्मॉल r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dA का इंटीग्रेशन बताओ, इन सबको जोड़ते जाओ बच्चों, तो क्या आया था पिछली बार भी, 4πr² Q बाय r³ इंटू स्मॉल r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r³ इंटू स्मॉल r। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों। हमने Q इन की वैल्यू रखी, बाकी वही है भाई। इसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया होता है ना, तो 4πr², और ये वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में चार्ज पता करना था। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर आप इसे रो के टर्म में लिखो, भाई आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, रो के टर्म में Q को इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वैल्यू रखो। तो देखो मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, E इक्वल टू आ जाएगा, जैसे यहीं पे लिख दूँ चाहे मैं। देखो एक तरीका तो ये था, अगर मुझे रो दे रखा होता तो ये लेफ्ट साइड तो 4πr² ही आ रही है, इक्वल टू Q इन होगा रो डेंसिटी इंटू ये वॉल्यूम कर दो। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4π से 4π एक आर चला जाएगा, और E इक्वल टू आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। एक फॉर्मूला ये बनता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म के अंदर। ठीक है, और अगर आप इस पर वेक्टर लगा लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा एक, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये पता लगा, तो ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको, यहाँ जगह कम है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r³ इंटू स्मॉल r, और अगर रो के टर्म में लिखें रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट तो बच्चों अब तुम लिख सकते हो। देखो अब तुम्हें समझ में आ गया फंडा, एक दो बार में ये बातें नहीं सी लगती हैं, फिर तो हीरो बन जाते हैं हम धीरे धीरे। तो देखो देखो ये हम एक पॉइंट लेते हैं बच्चों यहाँ B। ठीक है, B पॉइंट पे हम गॉसियन सरफेस, मतलब ये एलिमेंटली हमने ऐसे गॉसियन सरफेस बनाया, और यहाँ बिल्कुल पहले की तरह एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहोगे सर ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, ठीक है, येलो कलर से जो है, पता नहीं कलर दिखता है कैमरे में या नहीं, तो ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये भी और ये वाला भी, दोनों गॉसियन सरफेस है। देखो अब पहले की तरह गॉस थ्योरम लगा रहे हैं हम, E डॉट dA Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही गॉस थ्योरम लगाई। अब मुझे बताओ ये पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया स्फीयर, तो एनक्लोज चार्ज कितना हो गया बच्चों, Q ही हो जाएगा ना, E dA Q इन हो जाएगा पूरा चार्ज Q। ठीक है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इन का मतलब है जो स्फीयर के गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है। ठीक है, तो देखो बच्चों E dA Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और dA का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, dA का इंटीग्रेशन 4πr² होता है हमेशा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। क्लियर है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आप कहोगे तो अरे सर देखा हुआ है तो पहले भी यही आया था। हाँ, यानी कि कोई चार्ज, अब एक कंसेप्ट बन रहा है यहाँ से कि एक स्फीयर है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हो चाहे उसके सरफेस पे फैला हो, अगर आप उससे बाहर है
तो वो फॉर्मूला दोनों में सेम देगा। मतलब स्फीयर के सरफेस पे चार्ज फैला लो या वॉल्यूम के अंदर, एक्सटर्नल पॉइंट पे डिफरेंट सेम होगा फॉर्मूला। अंदर बदलता है, अंदर उस केस में होलो में 0 हो जाता है और बाहर, और होलो में 0 हो जाता है और नॉन कंडक्टिंग में ये कुछ फॉर्मूला है। लेकिन बाहर वाले किसी भी पॉइंट से वो हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो। ठीक है, ये थोड़े गौर करने की चीजें हैं। अब देखो, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि यार सरफेस पे बता दो, एट सरफेस, तो आप क्या कहोगे कि सरफेस पे सर स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा अगर इसे हम वापस ले आए पॉइंट पे, सरफेस पे ले आए, या इसमें कैपिटल आर रख दो, तो आर से आर कट के क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ये वही है जो सॉलिड में था, मतलब जो कंडक्टिंग स्फीयर में था, है ना। तो ये बात पता लगी। अब हम इसका वेरिएशन देखें तो ग्राफ का, देखो बच्चों, अगर वेरिएशन देखें फील्ड का, पहले अंदर किसी पॉइंट तक देखना है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, इस रीजन में, तो आपको पता लगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। देखो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, चार्ज भी, तो ये स्मॉल आर वेरिएबल है, तो y प्रोपोर्शनल टू x नहीं आ गया, ये भाई x वेरिएबल, ये कांस्टेंट। तो ऐसी लाइन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। देखो r जितने टाइम्स बढ़ाओगे उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है देखो। उसके बाद फिर एक्सटर्नल पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर, फिर घट रहा है, ठीक है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से समझ रहे हो बच्चों, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आया, किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लिनियरली इंक्रीज और फिर हाइपरबोलिकली डिक्रीज आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। और उसमें क्या था, होलो में यहाँ स्ट्रेट लाइन था, 0 था, ठीक है। तो ये चीजें मेंटेन, मतलब याद रखनी, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस आर है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, ठीक है। तो कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू ρ/3ε0 इंटू वेक्टर आर आया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर में लिख दिया मैंने, वैरो लगा दिए, मतलब ये ओरिजिन मान लो और ये पोजीशन वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। अब यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कह लो, वैसे तो क्लासिकल क्वेश्चन है वो, तो इरोडो में है, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव बन के आ रहा है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऐसे, ठीक है, और इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है ऐसे, चार्ज डेंसिटी रो है, लेकिन इसके अंदर ये स्फीयर है, इसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है। ये क्या है, स्फेरिकल कैविटी, ठीक है। और इसका सेंटर और इसका सेंटर, मान लो ये सेंटर O है और ये O डैश है, तो इनके सेंटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, मतलब वेक्टर पोजीशन दिखा रखी है कि इसका सेंटर O के रेस्पेक्ट में A पोजीशन पे है। तो हमें बताना है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट P नहीं, किसी भी पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है। तो देखो सबसे पहले जो, अगर आप इसे वीडियो को पॉज करके आप सोल्व करें तो आपका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग सा आएगा कि अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना दूं, आपको लगेगा कि यार एक कैविटी है, कैविटी के अंदर गॉसियन सरफेस बना लो, तो गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर कितना चार्ज आएगा बच्चों, 0, ठीक है, 0 चार्ज आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, चार्ज अंदर आया, इनसाइड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो E की वैल्यू 0 आ रही है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पता लगता है कि गॉस थ्योरम की लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते वक्त, जो हमने लिखी भी थी। आप देखो, आपने गॉसियन सरफेस बनाया ऐसे, तो इधर चार्ज ज्यादा है, इधर चार्ज कम है। भाई ये कैविटी अगर सिमेट्रिकली सेंटर पे होती
तो पक्की बात ही आप कर सकते थे, लेकिन ये एक सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब इधर ज़्यादा चार्ज है, इधर कम चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर जो ये आपने सरफेस बनाया, इसके हर पॉइंट पे जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो या अलग वैल्यू सेम हो। तो इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल होता है जैसे ये पूरा स्फेयर होता, पूरे पे चार्ज है और कैविटी आप ऐसे बनाते, ठीक है, तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बन सकता था। तो ये हमें पता लगा कि यहाँ हमारी गॉस थ्योरम फेल हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बताया, 11th की फिजिक्स में बताया कई बार, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा, आपको दिख रहा है यार इसमें से कुछ तोड़ दिया, हटा दिया पार्ट, तो ये सुपरपोजिशन का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना है आपको कि पूरे ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लो। ये पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, इसमें पूरे में चार्ज है, ठीक है, ऐसे समझ में आया बच्चों। ये पॉइंट ओ, ये ओ डैश, ठीक है, ये क्या होगा, वेक्टर है, वेक्टर होगा ना। अब देखो भाई पूरा, आप ऐसे सोचो कि ये पूरा स्फीयर मान लिया मैंने, ठीक है। यहां पे अब आप एक बात सोचो, इस पॉइंट को इसके सेंटर से A1 डिस्टेंस पे मानो और इसके सेंटर से, कैविटी के सेंटर से A2, मतलब स्फीयर के सेंटर से A1 और कैविटी के सेंटर से A2 पोजीशन पे मानो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि ये अभी कैविटी को ऐसे भूल जाओ, इस पॉइंट को, ये पॉइंट P यहाँ है, ठीक है, और जिसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है। तो बताओ मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट A1 वेक्टर होगा नहीं बच्चों, होगा ना भाई। इस जगह इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, A1। बिल्कुल ऐसे ही कैविटी के इक्विवेलेंट, ये कैविटी का सेंटर है O डैश, वहां से ये पॉइंट कितनी दूर था, P A2, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, पॉइंट P पे E2 कितना हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A वेक्टर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको नेगेटिव चार्ज का स्फीयर मान रहा हूं, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की बजाय अंदर की तरफ होगा, तो इस A2 वेक्टर के उल्टा होगा, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट में से कुछ तोड़ा गया हो ना, तो आप ये सोचो कि यार इसके बिना अगर ये पूरा टूटता ना, ये पूरा होता, तो क्या होती वैल्यू, और जो टुकड़ा तोड़ा है उसके लिए वैल्यू क्या होती, उन दोनों को देखो। आप ऐसे सोचिए, पूरा रो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से और ये माइनस चार्ज डेंसिटी है, तो अगर मैं इसको यहाँ ला के रख दूँ तो इतने हिस्से का चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, तो ये नहीं बन जाएगा। यानी कि ये सुपर इम्पोज है दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, E1 प्लस E2। और E1 प्लस E2 क्या होगा बच्चों, ये देखो, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A वेक्टर माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट, ये A1 वेक्टर होगा बच्चों और ये A2, ठीक है। समझ में आया, हो सकता है गलती हो गई हो, आपने ध्यान दिया, ये A1 है और ये A2 है, तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिखा इसको, और जब सॉल्व करोगे तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 क्या होता है बच्चों, देख लो यहाँ पे, ये देखो, वेक्टर एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग A वेक्टर प्लस A2 वेक्टर इक्वल टू क्या है, A1। तो A वेक्टर कितना आया, A1 माइनस A2, क्लियर है, A1 माइनस A2 आ गया। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 माइनस A2, A वेक्टर, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया A वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कैविटी के अंदर A1 E2 पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि पॉइंट चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, हर जगह सेम वैल्यू आएगी, वो A1 A2 की इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक तरीका तो ये था बच्चों। दूसरा तरीका ये कर सकते हो आप कि आप ऐसे सोचो, पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, ये लिख लिया, और इसे नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव मान लो, ठीक है, मत हटा दिया माइनस, ठीक है, इसे मान लो कि ये पूरा पॉजिटिव है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर इसका घटा दोगे तो रिमेनिंग पोर्शन का बचेगा ना, तो E1 माइनस E2 कर दो तो वो भी माइनस ही हो जाएगा फिर, ये वैल्यू है ना। तो एक तरीका ये है।
तो ये सुपरपोजिशन के कंसेप्ट है, बहुत यूज होने वाले हैं फिजिक्स में, और 11th में भी हुए थे कि किसी पार्ट को थोड़ा सा कुछ पार्ट हटा के पूछता है, तो यहाँ क्या होता है, पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करो और जिस पार्ट को हटाया उसकी वैल्यू फाइंड करो, उनको सुपर इम्पोज कर दो। ठीक है, तो ये आंसर आया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको गोस थ्योरम की लिमिटेशन पता लगी है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, इसलिए गोस थ्योरम नहीं लगा पाए, उससे आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, देखो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं। देखो बच्चों अब क्वेश्चन ये है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट है ये, इसे मेडिकल के स्टूडेंट स्किप कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि अगर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का स्फीयर हो, मतलब जो चार्ज डेंसिटी स्फीयर की थी नॉन कंडक्टिंग की, अगर वो वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा। तो मेडिकल के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते मेडिकल में। मतलब जैसे ये स्फीयर है हमारे पास रेडियस आर का, ठीक है, इसमें चार्ज पूरे में फैला हुआ है, लेकिन डेंसिटी रेडियली वेरी कर रही है। रेडियली वेरी कैसे करती है भाई, देखो बताता हूँ। मतलब डेंसिटी ऐसे दे रखी है, रो इज फंक्शन ऑफ आर, दैट इज एल्फा आर स्क्वायर। ठीक है, और आर कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, आर रेडियल वेक्टर है ना, रेडियल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है कि जैसे जैसे किधर भी आर डिस्टेंस में बढ़ोगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब अनसिमेट्रिकल नहीं, ये भी सिमेट्रिकली होगी, रेडियली बढ़ रही है। जैसे आप अंडा होता है, आप उसे उबालो तो ऊपर वाली लेयर सॉलिड, फिर हल्की, फिर हल्की, फिर हल्की, ऐसे मतलब चार्ज डेंसिटी धीरे 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 ऐसे स्फेरिकल शेप में इंक्रीज हो रही है। ये नहीं कि एक यहाँ एक अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, ऐसे नहीं है, रेडियली वेरी कर रही है। और इक्वल टू 0 फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर से आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी 0 हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, जैसे पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या काम किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस के लिए हमने क्या किया, देखो ये गॉसियन सरफेस है, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे ऐसे, ई और एरिया वेक्टर साथ साथ। ठीक है, दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी। ठीक है, देखो ये पॉइंट ए है। ठीक, अब सोचो इंटरनल पॉइंट पे पहले फाइंड कर रहे हैं, इंटरनल पॉइंट, इसका नाम क्या है, ए, दैट इज आर लेस देन आर एट ए। तो हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, ई डॉट डी ए इंटू कॉस 0, मतलब ई डी ए कॉस 0 क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो करते ही हमेशा, तो ये स्कूल में भी नहीं आएगा बच्चों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये लेंथी सी कैलकुलेशन है इसकी। अब देखो डी ए कितना होगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हमेशा ही होगा ना, हमने डिस्टेंस एक्स मानी है। ठीक है, नहीं आर ही मान लेते हैं बच्चों, ऐसे हर डिस्टेंस पे ले लेते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ कि यार ये चार्ज कितना है इसके अंदर, मतलब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना आपका वो है ये तो वही क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन ए। जैसे ही आपको चार्ज पता लगेगा तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अच्छा सर इस वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, डेंसिटी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप ये डायरेक्ट, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो यहाँ आपको एक छोटे से एलिमेंट की डेंसिटी पता करनी पड़ेगी, फिर आंसर आएगा। मतलब याद करो जब हमने वेरिएबल डेंसिटी पढ़ी थी तो चार्ज पढ़ा था टोटल रो डी वी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे ना स्फेरिकल पार्ट है, तो स्फेरिकल में क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं ऐसे। ठीक है, आर, ये थिकनेस कितनी है, डी आर, क्लियर है। तो देखो हमने क्या काम किया, आर नहीं लिखते एक्स लिखते हैं, क्योंकि आर तो वो भी है,
हमने यहाँ एक शेल बनाई बच्चों, ये शेल पता है ना, स्फीयर का जो एलिमेंट होता है वो एक शेल होता है। तो इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं इसका वॉल्यूम कितना होगा। आप समझिए कि ये अगर इसे शेल है ऐसे, इसका वॉल्यूम लगभग इसका सरफेस एरिया 4πx² होगा, है ना। 4πx² का सरफेस एरिया होगा और उसमें थिकनेस, तो भाई एरिया इंटू थिकनेस करके वॉल्यूम आ जाता है ना। और थिकनेस कितनी है इसकी, dx, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इस शेल का जो आपने यहाँ बनाई है, ठीक है। तो देखो रो dv चार्ज आ जाएगा ना, q इन रो, और dv की जगह लिखेंगे 4πx² dx। आप यहाँ पे स्मॉल r लिखा हुआ है, आपको तो इस टाइम पे x डिस्टेंस पे है ना यहाँ से, तो इसलिए रो की वहाँ स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, x² 4πx² dx, ठीक है। अब देखो 4π और अल्फा x की पावर 4 dx, ठीक है बच्चों। देख लो कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि x 0 से कितने तक, बोलो 0 से ये हो जाएगा रेडियस स्मॉल r, तो 4π अल्फा r की पावर 5/5, क्लियर है। तो ये हमारा q इन आ गया। अब इस q इन को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो e इंटू 4πr², ठीक है। और चार्ज की वैल्यू देखो ये रही, ये q इनसाइड है ना, इस पूरे में चार्ज आ गया। भाई हमने ये स्मॉल r तक क्यों करा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का चार्ज पता करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4π अल्फा r की पावर 5/5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट भी तो है। देखो 4π से 4π, r² से ये r की पावर 3 बचेगा, तो अल्फा r की पावर 3/5 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन देख लेना वैसे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। और कहाँ आया, इंटरनल पॉइंट पे। अगर आपको बिल्कुल ऐसी एक्सटर्नल पॉइंट पे फाइंड करना हो तो आप पहले इसको नोट करो एक बार। तो क्या करना चाहिए बच्चों, ऐसी एक्सटर्नल पॉइंट बनाओ एक बाहर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम B रख लो, और यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी एलिमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है इस केस में, बिल्कुल ये ऐसी गॉस थ्योरम होगी, एक्सटर्नल पॉइंट। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल, ठीक है। और r ग्रेटर देन r और एट B, तो ये तो तब भी यही बनेगी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो बदला क्या जाएगा, देखो बच्चों, अब आपको पूरा स्फीयर इसके अंदर आ गया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया ना पूरा स्फीयर। ये पूरे स्फीयर का चार्ज पता करना है। तो क्या तरीका है, ये चार्ज हमने कैलकुलेट करा था, यहाँ पे एलिमेंट लिया था। अब इसको भूल जाओ, इस अंदर वाली इस गॉसियन सरफेस को। अब आपको पूरा यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि चार्ज तो पूरे स्फीयर में। तो 0 से कैपिटल R कर देना है, तो ये हो जाएगा 4π अल्फा r की पावर 5/5। इसको यहाँ रख दो, q इन की जगह 4π अल्फा r की पावर 5/5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करोगे तो E इक्वल टू 4π अल्फा r की पावर 5 एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।